चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें जो है हमारी प्लांट का जो ग्रोथ होता है, हमने कुछ पार्ट जो है इसका प्लांट की जब एनाटॉमी पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक एंड द सेकंड वन इज द परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टर्म मैंने पहले भी बताया था। मेरिस्टेमेटिक टर्म जो यूज होता है वो डिवाइडिंग सेल्स के लिए यूज होता है। जो सेल्स डिवाइड करती रहती हैं उनको हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ठीक है। तो जब सीड से एक प्लांट जो ग्रो करता है वो हम देखते हैं, अगर हम कोई सीड लगाते हैं और प्लांट ग्रो करता है तो वो ऊपर भी ग्रो कर रहा होता है और वो जो है सॉइल में भी नीचे की तरफ भी ग्रो कर रहा होता है। तो जो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा होता है उसको हम कहते हैं रूट एपाइकल मेरिस्टेम। रूट एपाइकल मेरिस्टेम जो कि मेन हमारा प्राइमरी जो सोर्स होता है डिवीजन के लिए वो होता है। एंड जो अब ऊपर की तरफ जिससे हमारी ब्रांचेस और जिससे हमारे जो स्टेम होता है वो निकलती हैं, स्टेम एंड ब्रांचेस, वो होता है शूट एपाइकल मेरिस्टेम। शूट एपाइकल मेरिस्टेम। तो इस तरह से जो है हमारा जो प्लांट जो एक ग्रोथ होती है प्लांट की वो इस तरह से होती है, नीचे की ओर रूट एपाइकल मेरिस्टेम और ऊपर की तरफ शूट एपाइकल मेरिस्टेम। अगर हम देखें तो ऑल प्लांट सेल्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ जाइगोट दैट इज फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है। जब मतलब जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स के फर्टिलाइजेशन के बाद, गैमीट्स इज व्हाट, मेल और फीमेल, हमने मतलब नॉर्मल जो एक टर्म यूज होता है मेल और फीमेल गैमेट, उनके फर्टिलाइजेशन से जो बनता है दैट इज जाइगोट। तो दैट इज फर्टिलाइज्ड एग। तो व्हाट इज जो सीड्स होते हैं ये उन्हीं से बनते हैं। ठीक है। तो वो जो जब ग्रो करते हैं तो इस तरह से एक हमारा पूरा प्लांट बनता है, उसमें नीचे की ओर रूट एपाइकल मेरिस्टेम और ऊपर की ओर शूट एपाइकल मेरिस्टेम। द जाइगोट डेवलप्स इनटू मैच्योर प्लांट थ्रू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, forming roots, leaves, branches, flowers, fruits, and seeds. Then they eventually die. अब ये जो है जाइगोट जो होता है एक मैच्योर प्लांट में ग्रो करता है और इसमें बहुत सारे डिफरेंशिएशन होते हैं। नीचे की ओर रूट निकल रही है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी, टर्शियरी, और ऊपर की ओर हमारा पूरा स्टेम है, स्टेम से ब्रांचेस निकल रहे हैं, ब्रांचेस पे फ्लावर्स हैं, फिर उससे हमारे फ्रूट्स बन रहे हैं और फिर फ्रूट्स में फिर फर्टिलाइजेशन और ये सारी चीजें चल रही हैं, सीड्स भी बन रहे हैं। तो इस तरह से वो लगातार जो है एंड में प्लांट जो है प्लांट की डेथ हो जाती है। प्लांट जो है वो उसका जो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है और वो प्लांट वहीं खत्म हो जाता है अपना ये सारी चीजें करके। तो पूरी एक जो है साइकिल चलती है। ये आपके लिए नहीं है अभी फिलहाल, ये सिंपल ये लाइन आपको समझनी है। अगर हम देखें तो प्लांट ग्रोथ, अगर ग्रोथ की डेफिनेशन देखें तो ग्रोथ इज व्हाट, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल। ये जो थोड़े थोड़े टर्म्स हैं ये आपको पता होने चाहिए कि ग्रोथ इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन organ or its parts of an individual cell. It involves metabolic process that consumes energy. ठीक है। तो जैसे कि हमने जब रेस्पिरेशन भी पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि ये ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए होती है एंड रेस्पिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो अगर हम देखेंगे कि तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। इरिवर्सिबल एंड परमानेंट ये जो टर्म्स हैं ये आपको ग्रोथ के डेफिनेशन में लिखने ही है। एज वेल एज एक टर्म है दैट इज इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक ग्रोथ। जैसे कि हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को हम नहीं मानते हैं, हम इंट्रिंसिक ग्रोथ को मानते हैं। ऐसे ही जैसे कि हमारे आप जब एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे तो उसमें सिंपल ये बोला गया है कि एक अगर लकड़ी को, एक वुड को अगर हम पानी में रखें तो वो पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और पानी एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाएगी। इज दैट ग्रोथ? नो, दैट इज नॉट द ग्रोथ, बिकॉज दैट ग्रोथ इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है। हम इंट्रिंसिक ग्रोथ कब कहते हैं? जब अंदर से डिवीजन होता है। लाइक एक बेबी है, बेबी जब बेबी ग्रो कर रहा होता है और
जो है वो 1 से 2 ईयर, 2 से 3 ईयर, इस तरह से, तो वो इंट्रिंसिक ग्रोथ है। ठीक है, एक सीड है, वो सीड जो है, सीड से प्लांट निकलता है, वो प्लांट धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो वो इंट्रिंसिक ग्रोथ है। हम और जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, उसमें था कि एक रेत का टीला जो है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि वहां से पानी का बहाव जा रहा है, और पानी का बहाव जो है वो अपने साथ सैंड और सारी चीजें लेके जाता है, और वो उस पर डिपॉजिट होता जा रहा है, और धीरे धीरे वो रेत का टीला बढ़ रहा है। तो वो ग्रोथ नहीं कही जाएगी, दैट विल बी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, अब अगर हम देखें तो प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम। ठीक है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है, ये हमारी मैंने उसमें भी पढ़ाया था कि ये हमारी जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है, ये ओपन टाइप है। ये ये जो है हमारी लगातार चलती रहती है, लाइफ लॉन्ग जो है प्लांट की ग्रोथ चलती रहती है, उसमें कभी कभी फ्लावर निकल रहे हैं, कभी फ्रूट निकल रहा है, नई नई पत्तियां निकल रही हैं, तो इस तरह से उसकी ग्रोथ जो है वो चलती रहती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम्स। ठीक है, उसमें मेरिस्टेम्स प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, जिनके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। द ग्रोथ वेयर न्यू सेल्स आर ऑलवेज एडेड टू द प्लांट बॉडी बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। लाइक हमारी जो ग्रोथ है, ये डिटर्मिनेट है, डिटर्मिनेट ग्रोथ है। ओपन फॉर्म को हम इनडिटर्मिनेट ग्रोथ भी कहते हैं। ओपन फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मैंने उसमें भी आपको ये टर्म बताया था, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, कि ओपन या इनडिटर्मिनेट होती है, और हमारी जो ग्रोथ होती है वो डिटर्मिनेट होती है, वो एक फिक्स्ड होती है कि इस हाइट तक बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एज के साथ, जैसे कि 40-50 ईयर्स का पर्सन है, वो जो है 30 ईयर के पर्सन से ज्यादा लंबा हो, मतलब अपने 30 ईयर की एज में जितना लंबा था उससे ज्यादा लंबा होगा, या अपने या जब वो 60 का हो गया तो अपने 30 ईयर या 40 ईयर्स की एज में जितने का है उससे वो बढ़ रहा है। तो वो जो हमारी एज होती है वो डिटरमिनेट होती है, जबकि जो प्लांट्स होते हैं उनकी ओपन फॉर्म होती है ग्रोथ, या इन डिटर्मिनेट होती है। एज वेल एज हम देखेंगे, दो तरह की ग्रोथ हमने पहले भी पढ़ी थी, प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ हम उसे कहते हैं जो ऑलरेडी मेरिस्टम, जब जब प्लांट हमारा जब ग्रोइंग स्टेज में है, तो जो फर्स्ट सेल जो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है जो प्लांट को बनाने के लिए, ठीक है, दैट इज, और जिससे प्लांट ग्रो करता है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। इट अकर्स ड्यू टू रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो कि हमारी मेन जो मेरिस्टेम होती हैं ड्यूरिंग द स्टार्टिंग फेज ऑफ ग्रोथ। और जिससे कि हमारा प्लांट जो लंबा हो रहा है, जो मेन सेल्स होती हैं उनको हम तो उस ग्रोथ को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? ये जो होती है कि हमारी गर्थ में इंक्रीज करती है। ये जो होती है, ये एक तरह से हमारी, ये जो लैटरल मेरिस्टेम है, ये हमारी जो ब्रांचेस एंड ऑल जो होती हैं, ये इनसे हमारी निकलती हैं। ये और वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये जो होती है, इससे गर्थ इंक्रीज होती है, मोटाई इंक्रीज होती है। तो एक तरह से प्राइमरी ग्रोथ जो होता है, ये लेंथ में इंक्रीज कर रहा है, और जो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, वो गर्थ में इंक्रीज कर रही है। गर्थ यानी कि मोटाई में इंक्रीज कर रही है। अब अगर हम ग्रोथ का मेजरमेंट करें, तो हम ऐसे नहीं मेजर कर सकते कि कोई सेल है और हम, क्योंकि ग्रोथ जब कोई सेल डिवाइड करता है तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो हम उस चेंजेस के हिसाब से तो हम कुछ नहीं कर सकते कि वो कि कितनी ग्रोथ हुई। ठीक है, तो कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे हम ग्रोथ मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट इज सेल नंबर। ठीक है, जैसे एक सेल था, वो डिवाइड करके उसने कितने सेल बना दिए, या पहले इतने सेल थे अब इतने सेल हैं, तो सेल नंबर से कि हाँ ये ग्रोथ हुई है। ठीक है, फिर सेल साइज। सेल साइज अगर देखें कि पहले सेल साइज कितना था और बाद में सेल साइज कितना हो गया। देन लेंथ। लेंथ की मतलब किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं, लाइक इन केस ऑफ पॉलन ट्यूब, कि पॉलन ट्यूब पहले जो है सिंगल पॉलन ग्रेन था, और उससे जो है
ट्यूब बनती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो होती है, वो ट्यूब नीचे जाती है, तो उसकी लेंथ से मेजर करते हैं कि हाँ ग्रोथ हुई है, ठीक है। देन सरफेस एरिया, ग्रोथ इन डॉर्सी वेंट्रल लीफ, सरफेस एरिया जो होता है, ये जैसे लीफ है, लीफ चपटी सी होती है, ऊपर नीचे एक एरिया होता है जिसको इजीली आप मेजर कर सकते हैं। तो इस केस में हम लीफ के ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। लीफ जैसे मान लीजिए छोटी सी लीफ है और हमें मेजर करना है, अब वो कुछ बड़ी हो गई है, हमें मेजर करना है कि कितनी ग्रोथ हुई है, तो हम सरफेस एरिया से उस चीज को मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से एट सेलुलर लेवल ग्रोथ अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। एट सेलुलर लेवल अगर हम सेल से अंदर जाने में तो बहुत प्रॉब्लम है कि हम प्रोटोप्लाज्म के लेवल पे देखें, न्यूक्लियाई के लेवल पे देखें, न्यूक्लियस के लेवल पे देखें, बट increase in protoplasm is difficult to measure directly. So growth is measured by parameters like increase in weight, that is dry weight, fresh weight, dry weight, length, area, volume and cell number. ठीक है, हम फ्रेश वेट ले रहे हैं, फिर उसका हम ड्राई वेट ले रहे हैं, उसको ड्राई करके हम उसका वेट ले रहे हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर, अगर हम किसी चीज को देखना है कि इसमें किसी पर्टिकुलर लिविंग जो है प्लांट सेल है, हमें देखना है कि इसमें ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है। जैसे हमने कोई सीड लिया और उसमें हमें मेजर करना है कि कितनी ग्रोथ हुई है। ऑब्वियसली ग्रोथ तो हमें दिख जाता है कि ग्रोथ कितनी हुई है, तो हम उसको पहले उसका हम वेट लेंगे। सिंपल पहले वेट लेंगे कि पहले स्टार्टिंग में वेट कितना था और एक ग्रोथ के बाद वेट कितना हो गया। दिस इज कॉल्ड एज फ्रेश वेट, ठीक है, इसको हम कहेंगे फ्रेश वेट। इसको हम बिल्कुल ड्राई ड्राई करके भी देख सकते हैं, ड्राई करके भी उसका वाटर कंपोनेंट हम निकाल के भी उस चीज को देख सकते हैं कि कि कितना ग्रोथ हो रखी है उसमें। देन लेंथ, कितनी लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है, लाइक इन पॉलन ग्रेन में हमने देखा। एरिया, एरिया देख सकते हैं, लाइक लीफ में देख सकते हैं हम। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी देख सकते हैं कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज किया है। अगर हम किसी पर्टिकुलर सेल्स या टिश्यूज का देख सकते हैं तो उसमें वॉल्यूम और सेल नंबर के हिसाब से इस चीज को देख सकते हैं। अगर सेल नंबर में हम देखें तो मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन प्रोड्यूस मोर देन 17,500 न्यू सेल पर आवर। ठीक है, पर आवर आप देखो तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये देखा गया है। अगर हम सेल साइज में देखें तो सेल्स इन वाटरमेलन में इंक्रीज इन साइज बाय अप टू 3,50,000 टाइम्स। वाटरमेलन के जो सेल्स हैं वो 3,50,000 टाइम्स जो है वो इंक्रीज करते हैं। तो ये चीज मेजर की गई है, ठीक है। मतलब देखा गया है कि सेल जो है वो इस लेवल तक बढ़ सकता है, 3,50,000 टाइम्स। दैट इज द बिग थिंग। और लेंथ, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी समझने वाली चीजें हैं इसमें। जो मेन, जो प्लांट ग्रोथ में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बता दूंगी। आपको ये चीजें बस थोड़ी बहुत समझने वाली हैं, एसएचसी एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं। बस आपको ये है कि इसको रीडिंग लगाना है और आपको लाइन समझ में आनी चाहिए कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। लेंथ लाइक पॉलन ट्यूब और सरफेस एरिया, अगर हम जैसे लीफ का देखते हैं। अगर हम फेजेस ऑफ ग्रोथ देखें तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इसमें इसमें 3 फेजेस होते हैं। एक मेरिस्टेमेटिक फेज होता है जिसको जिसको हम डिवीजन, जिसमें सेल्स लगातार डिवाइड करती रहती है। मेरिस्टेमेटिक फेज जिसमें सेल्स लगातार डिवाइड करती रहती है। देन इलोंगेशन फेज होता है और एक मैचुरेशन फेज होता है। मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज एंड मैचुरेशन फेज। मेरिस्टेमेटिक जैसे नेम से ही बोल रहा है कि डिवीजन हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक सीड है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इसका एपेक्स है, एपेक्स, जो इसका एपेक्स है, ये दिस इज मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, क्योंकि एपेक्स पे हमेशा डिवीजन होता है। इसके जस्ट पीछे वाला जो होता है ये इलोंगेशन होता है, इलोंगेशन होता है। सेल्स जो हैं इलोंगेट हो रही हैं और इलोंगेट हो रही हैं, और जो इसके फिर इससे लगा हुआ जो पार्ट होता है दैट इज मैचुरेशन। अब वो मैच्योर हो रही हैं, उनका इलोंगेशन का हो चुका है, अब वो मैच्योर हो रही हैं।
It occurs in the meristems at the root apex and the shoot apex. Cells in this region जो apex वाली होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक होती हैं. They are rich in protoplasm and large nuclei. जब भी कहीं डिवीजन होगा तो आप ध्यान रखना कि न्यूक्लियाई जो होगा वो लार्ज होगा, एज वेल एज जो उसका मेम्ब्रेन होगा वो थिन होगा, या सेल वॉल होगी. ऑब्वियसली ये प्लांट सेल है, तो एक मतलब एनिमल सेल की बात मैं कर रही हूँ कि जो जो उसकी बाउंड्रीज होंगी वो थिन होंगी इन डिवाइडिंग. वैसे ही अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल अगर प्लांट सेल में अगर हम देखेंगे तो जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी, वो थिन होगी, thin and cellulosic with abundant plasmodesmata. What is plasmodesmata? Plasmodesmata जो होता है ये connection between two cells, जैसे कि हमारे ये सेल वॉल है, ठीक है. ये जैसे मान लीजिए दो सेल्स हैं, दो सेल्स हैं, दो सेल्स हैं, तो इनके बीच का जो कनेक्शन है दैट इज दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्मेटा. तो जो हमारी मतलब ये इनके कहने का मतलब ये है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं दे आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, दे हैव थिक न्यूक्लियाई as well as the cell wall is thin and there is presence of plasmodesmata. ठीक है, तभी वो आपस में कनेक्टेड होंगी, एक दूसरे से बातचीत करते रहेंगे कि अब किस तरह से मतलब उनका कनेक्शन आपस में होना चाहिए क्योंकि वो लगातार जो है डिवाइड कर रही हैं. तो इस तरह से जो है एक दूसरे को जो कनेक्शन रहता है तो उनको थोड़ा वो सेल्स जो हैं आपस में कनेक्टेड रहती हैं क्योंकि वो सब एक कोऑर्डिनेशन में डिवाइड हो रही हैं. तो ये जो होती हैं ये हमको मिलेंगे कहाँ, रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पे. Then there comes the elongation phase. What is elongation phase? It occurs in the cells proximal, just next away from the tip to meristematic zone. It occurs in the cells proximal to meristematic zone. मतलब ये proximal mean just उससे लगी हुई, proximal मतलब just लगा हुआ, distal मतलब away, distal मतलब away. तो just proximal to the meristematic phase, सॉरी मेरिस्टेमेटिक जोन इज द इलोंगेशन जोन. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक इसमें पैरेलल लाइन टेक्निक यूज की हुई है. पैरेलल लाइन टेक्निक, व्हाट इज पैरेलल लाइन टेक्निक, कि यहाँ पे एक जैसे पॉइंट फिक्स कर दिए थे कि ये पॉइंट यहाँ पे इन्होंने फिक्स किए हुए हैं 1 2 3 4 5 6. तो इन्होंने सिंपल जब ये इलोंगेट कर गया तो इसी पॉइंट को इन्होंने मिलाया तो इन्होंने ये देखा कि जो हमारा मेरिस्टेमेटिक जोन है, मेरिस्टेमेटिक जोन से जो लगा हुआ जो मतलब पॉइंट्स जब मिलाए गए तो ये देखा गया कि ये जो पोर्शन है इसकी लेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है. सो इससे पता चला कि जो मेरिस्टेमेटिक जोन से जस्ट लगा हुआ जो जोन होता है उसमें जो सेल्स होती हैं वो लंबाई में बढ़ती हैं. ये मैंने पहले आपको बता रखा है बट स्टिल आप सुन लीजिए, समझ लीजिए. तो इसको हम इलोंगेशन फेज कहते हैं. मतलब पहले सेल डिवाइड होती है, फिर वो इलोंगेट होती है और फिर वो मैच्योर होती है. मतलब पहले वो डिवीजन होता है, फिर वो एक साइज की होती हैं, एक प्रॉपर साइज की होती हैं क्योंकि उन्हें लेंथ में भी बढ़ना होता है, फिर वो मैच्योर होती हैं. जो है एक अगर ह्यूमन बॉडी भी देखा जाए तो एक बेबी पैदा होता है, वो लंबाई में बढ़ता है, फिर उसके बाद वो सेल्स जो उसकी बॉडी में डिवाइड हो रही हैं वो पहले ही मैच्योर नहीं हो जाती हैं. वो जब एक लेंथ में बढ़ जाता है, उसकी हाइट बढ़ जाती है, फिर वो जो मैच्योरेशन फेज आती है, जो एडोलेसेंट चेंजेस आते हैं वो बाद में आते हैं, बट पहले वो लंबाई में बढ़ता है. तो बस वैसे ही आप इसको समझ लीजिए कि मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, इलोंगेशन जोन होता है और एक होता है मैच्योरेशन जोन. ठीक है, तो जो इलोंगेशन जोन होता है इट अकर्स प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक जोन. सेल्स हैव इस फेज में अगर देखा जाए तो जो सेल्स होती हैं वो इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन साइज एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन. अब वो क्या 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 होने लगता है कि अब धीरे धीरे न्यू सेल वॉल उसमें डिपॉजिट हो रही हैं. पहले जो मेरिस्टेमेटिक होती है उसमें सेल वॉल थिन होती है, उससे थोड़ी सी थिक होती है इलोंगेशन में. फिर मैच्योरेशन में क्या जाके होता है, मैच्योरेशन में वॉल काफी थिक हो जाती है और कुछ प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस होते हैं. ठीक है, और अपनी अपनी जो है प्रॉपर साइज में वो पहुंच जाते हैं. इट अगर्स इन सेल्फ फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स मोर प्रोक्सिमल टू फेज ऑफ इलोंगेशन. मतलब जस्ट इलोंगेशन से लगा हुआ मेरिस्टेमेटिक सबसे मेरिस्टेमेटिक जो होती है वो टिप पे होता है, फिर उसके उससे लगा हुआ इलोंगेशन होता है, दिस इज इलोंगेशन.
और फिर उससे भी लगा हुआ होता है हमारा मैचुरेशन। मैचुरेशन। अब अगर हम ग्रोथ रेट्स देखें तो दो तरह के ग्रोथ रेट्स होते हैं, एक एरिथमेटिक ग्रोथ रेट होता है और एक हमारा होता है जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एरिथमेटिक एज वेल एज जो ज्योमेट्रिक होता है, दोनों ही जब ग्रोथ होती है तो दोनों ही तरह के ग्रोथ होते हैं, एरिथमेटिक भी होता है और ज्योमेट्रिक भी होता है। आप अगर देखो तो हमारे जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना हुआ है, अगर हम उसको देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो जाइगोट होता है, जाइगोट जब डिवाइड करता है, अगर आप यहाँ पे देखो, पहले ये चीज क्लियर कर लो कि एरिथमेटिक और जियोमेट्रिक दोनों तरह की ग्रोथ होती है, दो तरह की ग्रोथ होती है। एक होता है हमारा एरिथमेटिक, एरिथमेटिक और एक होता है जियोमेट्रिक। एरिथमेटिक किसको कहते हैं? एरिथमेटिक में सिंपल क्या होता है, एक सेल है, ठीक है, वो डिवाइड किया, जिसमें से एक सेल तो अपना मैच्योरिटी तक पहुंच, मतलब वो मैच्योर हो गया, लेकिन जो दूसरी सेल है उसने अपना डिवीजन कंटिन्यू रखा, वो दैट इज स्टिल मेरिस्टेमेटिक। फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये एक सेल मैच्योर हो गई और दूसरा सेल फिर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, फिर ये एक सेल मैच्योर हो गई, फिर वो डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह ये चीज चलती जाती है। दिस इज कॉल्ड एज arithmetic growth. This is arithmetic growth, and the graph in this growth, if you plot a graph, this shows a linear curve. यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर हाइट ऑफ द प्लांट अगर हम देखें, हाइट ऑफ द प्लांट जो है वो अपना धीरे 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 बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इस तरह से वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो एक लीनियर कर्व मिलेगा इन एरिथमेटिक ग्रोथ, लीनियर कर्व इन एरिथमेटिक ग्रोथ। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। अब जो हमारा जियोमेट्रिक ग्रोथ है, इसमें क्या होता है कि ज्योमेट्रिक में अगर आप हम देखेंगे, सेल है, सेल डिवाइड किया, ये दोनों ने ही अपना डिवीजन कैपेसिटी रिटेन कर रखी है, फिर ये डिवाइड हुए, दोनों ने ही अपना डिवीजन कैपेसिटी रिटेन कर रखी है, फिर ये डिवाइड हुए, दोनों ने ही अपनी डिवीजन कैपेसिटी रिटेन कर रखी है। ठीक, तो इस तरह से ये जो है डिवाइड करते जाते हैं। दिस इज जियोमेट्रिक ग्रोथ, एरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक। एरिथमेटिक ग्रोथ, अगर हम अब मैं आपको ये रीडिंग लगा रही हूँ, अगर आप देखोगे तो जो जाइगोट होता है, अगर हम स्टार्टिंग में देखेंगे तो डिवीजन इतना तेजी से हो रहा है, तो वो जो फेज होता है दैट इज जियोमेट्रिक। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए कि जो डिवीजन का जो फेज होता है दैट इज जियोमेट्रिक। और फिर ये जो जियो, और फिर बाद में जो हमारी धीरे धीरे जब सेल सेल जो है एक 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 प्रॉपर एक जो है डिवीजन हो जाता है, फिर हमारा एरिथमेटिक फेज आता है, जो एक मैचुरेशन और जो होता है, और जो लेकिन बट जो स्टार्टिंग फेज में जो डिवीजन होता है दैट इज जियोमेट्रिक, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सेल्स चाहिए होती है, बहुत ज्यादा सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट वो जियोमेट्रिक जो होता है बाद में एरिथमेटिक फेज में कन्वर्ट हो जाती है। फर्स्ट जब जब डिवीजन होता है दैट इज जियोमेट्रिक, क्योंकि जियोमेट्रिक में आप खुद देख सकते हो कि कितनी तेजी से ग्रोथ हो रहा है, और यहाँ पे आप देखो कितना धीरे ग्रोथ हो रहा है। एरिथमेटिक इतना जो है पावरफुल जो है डिवीजन शो नहीं कर रहा है जितना कि हमारा जियोमेट्रिक शो कर रहा है। ठीक है, एरिथमेटिक इज शोइंग मोर वीक ग्रोथ इन कंपैरिजन टू जियोमेट्रिक। तो देखिए, तो जो ग्रोथ होती है वो दो तरह की होती है, एक एरिथमेटिक होता है, एक जियोमेट्रिक होता है। एरिथमेटिक जो होती है, जैसे कि मैंने बताया, एक सेल जो होती है वो डिवाइड करती है और एक सेल जो होती है उसका वो मैच्योर हो जाती है, और इस तरह से चलता रहता है कि सिंगल सेल जो होती है वो डिवाइड करती है। बट इन जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक में क्या होता है कि जो दोनों ही सेल्स होते हैं उनकी जो डिवीजन जो मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी होती है वो रिटेन रहती है, और वो दोनों ही डिवाइड कर रहे होते हैं इन जियोमेट्रिक। तो अगर हम जाइगोट हमारा एक मैच्योर हो रहा है, जाइगोट एक जो होता है सीड की बात करो, तो वो अगर वो डिवाइड कर रहा है, तो इन द स्टार्टिंग फेज
the division will be geometric, या growth will be geometric, and the later on it will convert into arithmetic. ठीक है, जैसे कि आप arithmetic में आप इधर देख रहे हो कि इसमें ब्लू से दिखाया गया है सेल कैपेबल ऑफ डिवीजन, और लाइट ब्लू से दिखाया गया है सेल दैट लूजेस कैपेसिटी टू डिवाइड, बिकॉज ये जो सेल्स हैं ये मैच्योर हो चुकी हैं। ऑब्वियसली जब सेल्स लगातार हमारी बॉडी, जो प्लांट होता है उसमें लगातार डिवाइड थोड़ी ना करती रहती हैं, वो सेल्स मैच्योर भी तो होती हैं क्योंकि उन्हें और भी फंक्शंस करने हैं। कहीं पे उसको कहीं ब्रांचेस निकल रही हैं, कहीं फ्लावर निकल रहा है, तो या कहीं से, या कहीं जाइलम बन रहा है, कहीं फ्लोएम बन रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक मैच्योर, वो जो है एक प्रॉपर फंक्शन करने के लिए जो है वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं और वो फिर आगे डिवाइड नहीं करती हैं। तो ऑब्वियसली जो एरिथमेटिक होता है वो बाद में होता है, ताकि उसमें एक सेल मैच्योर हो रही है, एक सेल डिवाइड कर रही है, एक सेल मैच्योर हो रही है, एक सेल डिवाइड कर रही है। अब अगर हम एरिथमेटिक ग्रोथ की बात करें तो अगर ये मैं लाइन पढ़ रही हूँ कि इन दिस फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड व्हाइल द अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर्स। ऑब्वियसली जो लेंथ में ग्रोथ होती है वो माइटोटिक होती है। मियोसिस कहाँ पे होता है? मियोसिस हमने आप सबने पढ़ा है कि जो सेल साइकिल होती है, मियोसिस जो होती है बिफोर फर्टिलाइजेशन, जब हमारे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब हमारे वो एग स्पर्म और ये जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे मियोसिस होती है। अदरवाइज जो हमारी बॉडी है या प्लांट की होती है, नॉर्मली जो लेंथ इंक्रीज कर रहा है, वेट इंक्रीज कर रहा है, वो सारा ही डिवीजन जो है वो कैसा है? माइटोसिस। माइटोसिस। On plotting the length of the organ against time, a linear curve is obtained. अगर हम देखेंगे तो एक लीनियर कर्व मिलेगा। ये पता होना चाहिए कि एरिथमेटिक में लीनियर कर्व मिलता है और ज्योमेट्रिक में क्या मिलता है हमें? देखते हैं हमें क्या मिलता है। ज्योमेट्रिक में होता है सिग्मोइड, जो हम आगे पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक में हमें जो ग्रोथ कर्व मिलता है वो सिग्मोइड होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि जो हमारा एरिथमेटिक ग्रोथ होती है, ठीक है, जो एरिथमेटिक ग्रोथ होती है उसको हम मैथमेटिकली जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सच इस पे क्वेश्चन आ सकता है, अभी सच कभी पूछा गया तो पूछा गया, बट अभी रिसेंटली नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको फॉर्मूला आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये जो है हमारा एल टी इज व्हाट। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, तो हमने उसको देखा कि कोई प्लांट अगर ग्रो कर रहा है, ये सीड है, और एक प्लांट एक शुरुआत में मान लीजिए कि वो हमारा 10 सेंटीमीटर छोटा प्लांट था, ठीक है, और आफ्टर 10 डेज 10 डेज वो कितना बड़ा हो गया? मान लीजिए 50 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लेंथ मेजर कर रहे हैं। एरिथमेटिक ग्रोथ का ये जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर लेंथ। देखो, लेंथ एट टाइम टी, ठीक है, मतलब हमारा जो ये मेजर करने के लिए है कि इस मोमेंट पे ये जो है आफ्टर 10 डेज वो कि उसकी लेंथ कितनी हो गई अगर हमें मेजर करना है, तो ये उसके लिए ये फॉर्मूला है कि हमने अगर देखा L0 से, हमने अगर स्टार्ट किया था, एक टाइम लिमिट डिसाइड की थी, तो L0 इज द लेंथ एट टाइम 0, ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टर 10 डेज जो है एक उसकी लेंथ हो गई है, जिसमें R और T, R क्या है? R इज ग्रोथ रेट और इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, दैट इज ग्रोथ रेट और इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। और व्हाट इज T? T इज द टाइम, कितना टाइम लिमिट, 10 डेज हमने किया है, इस तरह से टाइम लिमिट है। तो LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और इसमें जो अ, इसमें जो हमें कर्व मिलता है, इसमें हमें जो जो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक लाइन मिलती है, ठीक है,
जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन व्हाट इज जियोमेट्रिक ग्रोथ? जियोमेट्रिक ग्रोथ मैंने बताया कि इसमें दोनों ही सेल जो होती हैं उनमें मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी होती है और वो लगातार डिवाइड करती रहती हैं। तो इसमें एक सिग्मोइड कर्व हमें मिलता है और ये जो स्टार्टिंग का जो फेज होता है वो इसी तरह से डिवीजन चलता है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ चलता है। इसमें here both daughter cells continue mitotic cell division. In most system, the initial growth is slow, then it increases rapidly. जब स्लो ग्रोथ होती है लैग, और जो बाद में होती है लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। जहां भी आप सिग्मोइड देखेंगे तो इसी तरह से ये टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने ये चीज आई थिंक हम लोगों ने पढ़ी है कि नहीं, बट दिस ये जो सिग्मोइड जो फेज है या ये जो है हीमोग्लोबिन के लिए भी यूज होता है कि जो डिसोसिएशन कर्व है उसमें भी सिग्मोइड ही होता है, सिग्मोइड कर्व होता है। तो ये जो टर्म्स हैं लाइक लैग फेज, लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज, ये एक्चुअली कॉमन है और ये और जगह भी जहां भी सिग्मोइड कर्व बनता है वहां पे ये यूज होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर इसके लिए नहीं है। तो इसमें आप देखिए लैग फेज जो होता है शुरुआत में क्या है कि ग्रोथ इज स्लो, दिस इज लैग फेज, लैग कर रहा है। लैग करना मतलब किसी चीज में किसी चीज में आगे नहीं बढ़ रहा है, लैग कर रहा है पीछे, मतलब वो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतनी तेजी से बढ़े, लैग कर रहा है, ठीक है। तो लैग फेज, देन एक्सपोनेंशियल फेज और लॉग फेज, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एंड देन स्टेशनरी फेज कि न्यूट्रिएंट सप्लाई इज लिमिटेड, द ग्रोथ स्लोज डाउन लीडिंग टू स्टेशनरी फेज। अब जैसे कोई सेल जो है लगातार डिवाइड करना शुरू किया उसने, ठीक है, तो शुरुआत में ऑब्वियसली एक फेज बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तैयारी करने में टाइम लगता है, तो उस समय वो लैग कर रही है, ठीक है, वो लैग कर रही है। बट जब उसने स्पीड पकड़ लिया तो तेजी से डिवाइड करने लगा, ठीक है। तो वी आर कॉलिंग इट लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। फिर एक टाइम बाद क्या हुआ, फिर एक टाइम बाद क्या हुआ कि उसकी सारी न्यूट्रिएंट्स जो भी उसके थे, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वो सारे खत्म हो रहे हैं। तो अब क्या है, उसके पास कमी आ गई इन सब चीजों की। तो अब वो जो है एक स्टेशनरी फेज चला गया, स्टेशनरी फेज आ गया, वो एक लेवल पे रुक गया जाके। Growth is slows down leading to stationary phase. On plotting the parameter of growth against time, we get a sigmoid curve. इसमें हमें क्या मिलता है, सिग्मोइड कर्व मिलता है। नाउ द ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट। अगर हम ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला देखें, अगर ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला देखें तो ये जो फॉर्मूला है ये वेट को लेके है, वेट को लेके है। इसमें वेट W1 that is final size is initial size at the beginning, what is equal to W0 ERT, W0 ERT. What is R, T and E? E is base of natural logarithm, T is time of growth, R is growth rate, ठीक है। तो ये जो रिलेटिव ग्रोथ रेट होता है दैट इज ERT। तो W1 इज इक्वल टू W0 ERT। ये जो है हमारी फाइनल साइज है, इट मे बी फॉर वेट, हाइट, नंबर एक्सेट्रा। तो ये जो है फाइनल साइज जो है हमने यहाँ पे W लेके किया है, इसमें हाइट और नंबर भी ले सकते हैं, हाइट और नंबर भी दोनों ही चीजें ले सकते हैं। आपको ज्योमेट्रिकल ग्रोथ और एरिथमेटिक ग्रोथ दोनों का, तो इसमें जो फॉर्मूला है W1 सॉरी मैंने ये गलत बता दिया, इसमें एक्चुअली W इज नॉट फॉर वेट, W इज फॉर वेट और हाइट और नंबर। तो इस तरह से यहाँ पे वेट भी ले सकते हैं, हाइट भी ले सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं। एंड द W1 इज द फाइनल साइज, ठीक है। देन W0 इज द इनिशियल साइज एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, जो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में जो सबसे इनिशियली हम उसका मेजर करेंगे और फिर उसके बाद हम उसका फाइनल जो है फाइनल साइज मेजर कर सकते हैं। लेकिन हमें हमारे पास ERT होना चाहिए। व्हाट इज E? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, T टाइम ऑफ ग्रोथ, जितना भी टाइम पीरियड है,
ठीक है, 10-20 days या कुछ few hours जिस तरह से है, and R is growth rate, ठीक है, relative growth rate. Here R is relative growth rate. अब पहले क्लियर होना चाहिए व्हाट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट. एक चीज होती है रिलेटिव, एक होती है एब्सोल्यूट. व्हाट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट? मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम. व्हाट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट? मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर. अगर हम डायग्रामेटिक इसमें क्या है कि देखो एक चीज है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव. एब्सोल्यूट क्या है कि सिंपल जैसे कि हम 50 सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 50 सेंटीमीटर का एक 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक लीफ है और वो ग्रो करके 55 सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई. तो जो इसके जो इंक्रीज हुआ दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ऐसे ही 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक लीफ है, वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर में ग्रो कर गई. तो जो इंक्रीज हुआ वो कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब अगर हम देखेंगे तो जो एब्सोल्यूट ग्रोथ हुई, जो एब्सोल्यूट ग्रोथ हुई दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, बट जो रिलेटिव ग्रोथ है, जो रिलेटिव ग्रोथ है दैट इज नॉट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसमें हम देखेंगे कि कितने परसेंट इंक्रीज किया. ठीक है, अपनी साइज पहले कितनी थी और कितने परसेंट इंक्रीज किया. ऐसे यहाँ पे हम देख सकते हैं diagrammatic comparison of absolute and relative growth rate. Both leaves A and B have increased their area by 5 centimeter square in a given time to produce A1 and B1 leaves. Here R is relative growth. It is also is the measure of ability of the plant to produce new plant material. Efficiency index कि किस लेवल से ये जो है डिवाइड कर रहा है. ठीक है, किस लेवल से ये डिवाइड कर रहा है. हेंस फाइनल साइज W1 डिपेंड्स ऑन इनिशियल साइज. जो फाइनल साइज है वो इनिशियल साइज पे ऑब्वियसली डिपेंड करती है. क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ कैन आल्सो बी मेड इन टू वेज. एब्सोल्यूट मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टू ग्रोथ of total growth per unit time, and relative growth measurement of growth of given system per unit time expressed on common basis. Example is per unit time, per unit initial parameter. अब हम इसमें क्या करते हैं, रिलेटिव ग्रोथ रेट में हम इनिशियल पैरामीटर लेते हैं, जबकि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट में इनिशियल पैरामीटर नहीं लेते हैं. लाइक हम ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इंक्रीज हुआ है ये हमारा बताएगा एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. ठीक है, जबकि जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो उसमें हम इनिशियल पैरामीटर भी लेंगे. तो हम अगर देखें कि कोई प्लांट जो है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का था और वो कितना इंक्रीज कर गया? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम देखेंगे कि ऑब्वियसली ये जो है अपनी साइज का डबल हो गया. ठीक है, इसमें जो ये इंक्रीज कर गया अपनी साइज का ये डबल हो गया. इसका मतलब इसका जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो काफी हाई है. इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट काफी हाई है. जबकि अगर हम बी को देखें, जो दूसरे लीफ को देखें, तो ये अपनी साइज का कितने परसेंट इंक्रीज कर गया? ये अपनी साइज का लगभग 10% ही इंक्रीज कर पाया. ठीक है, पहला वाला 50% इंक्रीज कर पाया अपनी साइज का और जो दूसरा वाला है वो 10% ही इंक्रीज कर पाया. तो इसका मतलब इसका रिलेटिव ग्रोथ रेट लो है. तो ये चीज होती है एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट. एब्सोल्यूट में हम उसका इनिशियल साइज हम नहीं कंपेयर कर रहे हैं, बट रिलेटिव में हम उसका इनिशियल जो चीजें हैं वो भी कंसिडर कर रहे हैं. इनिशियल साइज है वो भी कंसिडर कर रहे हैं, रिलेटिव ग्रोथ रेट भी कंसिडर कर रहे हैं. उसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि ये प्लांट किस तरह से ग्रो कर रहा है. ये प्लांट अच्छा ग्रो कर रहा है, ये प्लांट खराब ग्रो कर रहा है, इसकी ग्रोथ रेट कम है, इसकी ग्रोथ रेट हाई है. इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, न कि उसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट देख के.
अब अगर हम देखें तो कंडीशंस फॉर ग्रोथ क्या क्या है। कंडीशंस फॉर ग्रोथ, अच्छा, वाटर, वाटर सब जानते हैं, वाटर है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, टेम्परेचर है, लाइट एंड ग्रेविटी है। वाटर में अगर हम देखें, फॉर सेल enlargement, turgidity of the cells helps in extension of growth. Water provides medium for enzymatic activities needed for growth. Oxygen, it helps to release metabolic energy for growth. Then nutrients like macro and micro elements are needed for the synthesis of protoplasm and act as source of energy. और फिर अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो प्लांट्स हैव एन ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच ग्रोथ इज मैक्सिमम। सबका एक प्लांट का भी ग्रो करने का एक टेम्परेचर होता है। जैसे हमारी बॉडी का भी एक टेम्परेचर होता है कि ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही हम ज़्यादा जो है एफिशिएंटली जो है वर्क कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड, ये ऐसे टेम्परेचर होते हैं वैसे, तो उसमें हमारी जो है एफिशिएंसी घट जाती है। ऐसे ही प्लांट्स का भी होता है कि वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, जैसे कि हमने एंजाइम्स में पढ़ा था कि ऑप्टिमम, व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ये सब टर्म्स जो है वो यूज होते हैं कि वो पॉइंट, ऑप्टिमम इज द पॉइंट वेयर द एफिशिएंसी of a plant or something, enzyme or anything is maximum, तो उसको हम ऑप्टिमम टर्म वहां यूज करते हैं। तो जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर है तो टेम्परेचर, plants have an optimum temperature at which growth is maximum. Deviation from this range could be detrimental to its survival. ठीक है, वो अगर डेविएट कर जाता है तो उसके जो है सर्वाइवल वगैरह में ऑब्वियसली प्रॉब्लम आती है। लाइट एंड ग्रेविटी affect certain phases, stages और stages of growth। इसके साथ ही जो हमारी जो लाइट और जो ग्रेविटी होती है वो अफेक्ट, इसके साथ ही जो लाइट एंड ग्रेविटी होती है वो किस तरह से अफेक्ट करती है, ये आगे हम पढ़ेंगे। फोटो पीरियोडिज्म एक टर्म है जिसको हम आगे देखेंगे कि किस तरह से अफेक्ट कर रही है। और ग्रेविटी, ठीक है, स्टेजेस ऑफ, ये जो है हमारे फेजेस को जो हमारे जो प्लांट है उसको अफेक्ट करती है। ठीक है, ये जनरल ये चीजें हैं, ये आपको बस आइडिया होना चाहिए कि ये क्या है। आपको एक टर्म है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन, ये टर्म आपको अच्छे से आना चाहिए। अब तक हमने पढ़ा था, टर्म सुना था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जो होता है सिंपल मीन होता है कि जैसे कोई सेल अगर डिवाइड कर रही है तो वो पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर सेल प्रोड्यूस करती है जो स्पेसिफिक फंक्शंस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। मतलब एक टाइप की सेल जो होती है, एक एक जो है मैच्योर सेल में डिफरेंशिएट कर रही है। ठीक है, मैच्योर सेल में मैच्योर सेल को बना रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दे रखा है कि जब जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है कि उसको ये डॉक्टर ही बनना है, उसको इंजीनियर भी बनना है। वो कुछ भी बनने के लिए वो कैपेबल रहता है, वो तैयार रहता है। ठीक है, तो वो आगे जाके, मतलब वो तो ऑब्वियसली उसका एक जो एम होगा वो बनेगा, बट जो वो सेल्स जो लगातार जो हैं वो जब इमेच्योर होती हैं तो उन वो किसी लाइन में जाने के लिए नहीं बनी होती हैं। जब सेल्स इमेच्योर होती हैं और जब जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जो जब इमेच्योर होती हैं तो वो जो सेल्स बनाती हैं वो पर्टिकुलर फंक्शंस, स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए, स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए वो तैयार करती है। वो जो इमेच्योर सेल्स होती है, क्योंकि अगर वो मैच्योर हो जाती तो वो एक ही तरह का फंक्शन कर पाती, वो एक ही तरह का फंक्शन कर पाती। बट वो अभी इमेच्योर है, वो अभी प्रॉपर मैच्योरिटी नहीं आई है, तो वो जो है कई तरह की सेल्स में डिवाइड होने की कैपेबिलिटी रखती है जो पर्टिकुलर फंक्शंस कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो आप, वो लीफ सेल भी बना रही है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है जो लीफ सेल भी बना रहा है, जो सीव सेल्स भी बना रहा है। ठीक है, सीव सेल्स फॉर कंडक्शन एंड
फॉर ट्रांसपोर्टेशन, एंड रूट सेल्स भी बना रहा है। तो इस तरह वो, जैसे कि अगर हम शूट एपिकल मेरिस्टेम की ही बात करें, तो वो सेल लगातार डिवाइड कर रही है, और शूट एपिकल, शूट में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। आपका जाइलम भी आ जाएगा, फ्लोएम भी आ जाएगा, आपके लीफ सेल्स भी आ जाएंगे ऑब्वियसली, और उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। फ्लावर्स के लिए कुछ डिवाइड कर रहा है, कुछ ब्रांचेस के लिए डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से वो बहुत सारे सेल्स में डिफरेंशिएट हो सकती हैं। तो डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस इन विच द मेरिस्टेम सेल्स, रूट एपिकल एंड शूट एपिकल एंड द कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। ठीक है। In this, cell walls and protoplasm undergo structural changes. अब ये इनमें structural changes होते हैं. That is, capacity of cell division is lost. अब जो cell division की जो capacity होती है वो खत्म हो जाती है। अब ये जो cells होते हैं ये अपना एक particular फंक्शन करने के लिए तैयार हैं, और इनकी ये सेल आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। दिस इज डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये मैच्योर सेल्स हैं, मैच्योर सेल्स हैं, दीज आर मैच्योर सेल्स। ठीक है। इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, लॉस ऑफ प्रोटोप्लाज्म टू फॉर्म ट्रैकियरी एलिमेंट। ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था जाइलम में, जो तो उसमें क्या होता है कि उसमें इतना पुल देना होता है, उसमें जो हमारे वाटर को पुल देना होता है कि उसमें ऑब्वियसली जो ट्रैकीज होते हैं वो डेड होते हैं। तो उसमें हम जो ट्रैकेरी एलिमेंट होता है उसका प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो लॉस कर जाता है, और वो सिंपल एक पाइप की तरह से वो वाटर को ऊपर पुल करते हैं। They also develop very strong elastic lignocellulosic secondary cell walls to carry water to long distance even under extreme tension. ठीक है। तो वो ऊपर ऊपर तक वो उसको पुल करने का काम करते हैं। ये तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि वो जाइलम में इस तरह से जो ट्रैकेरी एलिमेंट होता है वो क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको बनाने के लिए, मतलब वो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए इस तरह से अपने आप को मॉडिफाई करता है। तो दैट इज डिफरेंशिएशन, दैट इज डिफरेंशिएशन। अब एक टर्म है डी डिफरेंशिएशन। व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन? डी डिफरेंशिएशन में क्या है कि जो सेल्स मैच्योर हो चुकी हैं अब वो डिवाइड करेंगी। जो सेल्स हमारी मैच्योर हो चुकी हैं अब वो क्या कर रही हैं, अब उनमें डिवीजन की कैपेसिटी आ रही है। अंडर सर्टेन कंडीशन लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स, under certain condition living differentiated cells regain the capacity to division. This is called de-differentiation, like formation of meristems interfascicular। यहाँ पे आप देखो interfascicular cambium, interfascicular cambium from differentiated parenchymal cell। interfascicular cambium आप देखो यहाँ पे कि ये किस तरह से इनमें डिवीजन कैपेसिटी आती है। ये जो पूरा ये रिंग है हमारी, ये जो पूरा रिंग है, तो इसमें जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है ये किस तरह से ये मेरिस्टेमेटिक हो जाता है और ये डिवाइड करने लगता है। तो दिस इज वन एग्जांपल जिसमें जो होती है मैच्योर सेल्स जो होती हैं उनमें डिवीजन की कैपेसिटी आ जाती है, एंड वी कॉल इट डी डिफरेंशिएशन। मतलब एक डिफरेंशिएशन के बाद उसमें कैपेसिटी आ गई तो आगे हमने लगा दिया डी, आगे हमने क्या लगा दिया डी। आफ्टर डिफरेंशिएशन द tissue again become meristematic, so we use the term de-differentiation। ठीक है। अब ये जो डी-डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं जब ये डिवाइड करने लगेंगी, डी-डिफरेंशिएटेड सेल्स जब डिवाइड करने लगेंगे तो हम उसको कहते हैं री-डिफरेंशिएशन। मीन सबसे पहले आपकी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो डिवाइड कर रही हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो डिवाइड कर रही हैं तो हम उसको कह रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। अब क्या होता है डिफरेंशिएशन, मतलब ये मैच्योर सेल्स है ना, मैच्योर सेल्स।
अब ये मैच्योर सेल्स जो होती हैं, ये क्या होता है, अगेन ये जो मैच्योर सेल्स होती हैं, ये जो मैच्योर सेल्स होती हैं, ये फिर से डिवाइड कर रही हैं, तो इसको हम कहेंगे डी डिफरेंशिएशन। तो मैच्योर सेल्स में अगेन फिर कैपेसिटी आ जाती है डिवाइड करने की, तो इसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर अब ये जो डी डिफरेंशिएशन में, अभी डी डिफरेंशिएशन इज द कैपेसिटी टू डिवाइड, ठीक है, एंड रीडिफरेंशिएशन एक तरह से वो जो जब वो डिवीजन स्टार्ट कर देती है उसको रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब डी डिफरेंशिएशन इज द कैपेसिटी टू डिवाइड, कैपेसिटी ऑफ मैच्योर सेल्स टू स्टार्ट द डिवीजन इज डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, लाइक आप देखो, अंडर सर्टेन कंडीशन लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल रिगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, दिस इज द डी डिफरेंशिएशन इज कैपेसिटी। ठीक है, वो कैपेसिटी है, उसने अभी डिवाइड करना शुरू नहीं किया है, एंड वी आर कॉलिंग इट डी डिफरेंशिएशन। ठीक, अब अगर वो स्टार्ट कर देगी, डी डिफरेंशिएटेड सेल कैन प्रोड्यूस सेल्स दैट अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। देखो, डी डिफरेंशिएटेड सेल बस वैसे फंक्शन करने लगी जैसे जैसे कि हमारा डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था, तो उसको हम रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब रीडिफरेंशिएशन टर्म ही बता रहा है कि जो डिफरेंशिएशन पहले हो चुका था वो अगेन वो स्टेज फिर से रिपीट हो रही है, तो उसको हम रीडिफरेंशिएशन कह रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको समझना पड़ेगा, ऐसे कोई टफ नहीं है। लाइक अगर हम यहाँ पे देखें कि डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन यहाँ पे अगर आप देखो तो एक सेल है, डिफरेंशिएशन हुआ, एक सेल जो है वो डिवाइड की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो सेल है, एक एक हमारी मैच्योर सेल आई। ठीक है, मैच्योर सेल इसने दिया, मैच्योर सेल। अब ये जो सेल है, ये हमारी जो मैच्योर सेल अगेन ये डिवाइड की, तो इसको हम कह रहे हैं रीडिफरेंशिएशन। अगेन ये डिवाइड की, तो इसको हमने कहा रीडिफरेंशिएशन। अब ये रीडिफरेंशिएशन, ये जो सेल है ये फिर से जो है हमारी उसमें एक तरह से देखा जाए तो हमारी जो डिफरेंशिएटेड सेल थी उसमें अगेन फिर कैपेसिटी आ गई डिवाइड करने की, अगेन कैपेसिटी आ गई। देखो आप, इसकी एक्चुअली 3-4 चीजें हुई हैं, इसके साथ अगर आप देखोगे तो या तो सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, देखो मैं फिर से आपको समझाती हूँ। तो आप देखोगे कि जैसे जो सेल है वो उसमें डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है, तो उसने एक मैच्योर सेल दिया, वो मैच्योर सेल जो होता है वो बाद में अगेन उसमें डिवीजन की कैपेसिटी आ गई, और वो जो है जब डिवीजन की कैपेसिटी आ गई तो उसने फिर एक मैच्योर सेल दिया, एंड वी आर कॉलिंग इट रीडिफरेंशिएशन। वी आर कॉलिंग इट रीडिफरेंशिएशन, मतलब पहले डिफरेंशिएशन हुआ, फिर डी डिफरेंशिएशन हुआ, फिर रीडिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है, तो लाइक दिस ये जो है एक चीज चलती रहती है। इसमें एक टर्म है दैट इज प्लांट ग्रोथ इज ओपन। प्लांट ग्रोथ इज ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है कि जो एक तरह की सेल है, जो एक तरह की सेल है वो किसी तरह के भी सेल में कन्वर्ट हो जाती है, किसी तरह भी के भी सेल को किसी तरह के भी सेल बना सकती है। लाइक differentiation is also open because cells tissues arising out of the same meristem have different structures at maturity। ठीक है, मैच्योरिटी पे वो जो है अलग अलग पोजीशन पे जिस तरह की सेल्स होती हैं, जैसे हमें पता है कि जो हमारी इपिडर्मिस होती है, जो सबसे लीफ की अगर बात करें तो इपिडर्मिस होती है, स्टोमेटा होता है, और फिर जो होती है ये कोलन काइमा होता है, और बीच में जाइलम फ्लोएम होता है। तो इस तरह से जो है ये अलग-अलग सेल्स के स्ट्रक्चर अलग-अलग होते हैं पोजीशनिंग के हिसाब से, और अलग-अलग फंक्शंस होते हैं। तो जो एक तरह की सेल है वो नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ सेल्स बना सकती है जो मैच्योरिटी पे अलग-अलग फंक्शंस करते हैं।
So we call the differentiation as open. ठीक है, open, because cells arising out of the same meristem have different structure at maturity. Final structure at maturity of the cell is also determined by the location of cell. ठीक है, final structure at maturity of the cell is determined by the location of cell, कि सेल कहाँ पे है. अगर सेल ऊपर की तरफ होगी तो ऑब्वियसली वो फ्लैट होगी, अगर वो सेंटर में होगी, अगर आप देख रहे हो जैसे कि आप हमने हमने पढ़ा है कि जो सेल्स जो बीच में होती हैं, जो कोलेनकाइमा होता है जो, तो वो जो होती है वो थोड़ा सा राउंड राउंड समथिंग लाइक दैट होता है, और स्टोमेटा का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो सबकी अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से ही उनकी जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है. जैसे अगर हम देखें, सेल पोजीशन अवे फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट एज रूट कैप सेल्स. ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो रूट जब ग्रो करती है तो जो उसकी कैप होती, जो जो सबसे उसका टिप होता है, वी कॉल इट रूट कैप सेल्स. रूट कैप सेल्स, while those push to periphery mature as epidermis. लेकिन जो पेरिफेरी को चली जाती हैं, जो उसकी पेरिफेरी पर होती हैं, बाहर की तरफ होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं. ठीक है, रूट कैप सेल जो होती है वो बिल्कुल टिप पे होती है, और जो पेरिफेरी पे होती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं. Epidermis, root cap cell is on the tip, and then जो पेरिफेरी पे होती है वो एपिडर्मिस होती है. तो डिपेंड्स ऑन लोकेशन कि वो कहाँ पे है, तो उस हिसाब से उसका जो है शेप और साइज वैसे होता है उसका. तो आपने देखा डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन. तो सिंपल लैंग्वेज में आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएशन जो है एक मैच्योर सेल जब डिवाइड करती है, सॉरी एक मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिवाइड करके एक मैच्योर सेल देती है तो वी कॉल इट डिफरेंशिएशन. ठीक है, और फिर ये जब ये मैच्योर सेल अगेन जो है इसकी कैपेसिटी जो है फिर ये डिवाइड करने लगती है, इसकी कैपेसिटी ये रिगेन हो जाती है, अगेन ये डिवाइड करती है. जब इसकी कैपेसिटी रिगेन हो जाती है तो इसको हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन. डी डिफरेंशिएशन, और जो डिवाइड करने के बाद ये एक प्रॉपर मैच्योर सेल देती है उसको हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन. दिस इज डिफरेंशिएशन, ये क्लियर होना चाहिए, एंड दिस इज रीडिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन, यहाँ पे आप देखो कि मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड की, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं. अब एक मैच्योर सेल में डिवीजन की कैपेसिटी आ गई, वो डिवाइड कर रही है तो उसको हम रीडिफरेंशिएशन कह रहे हैं. और जो इस मैच्योर सेल की डिवीजन की कैपेसिटी है, मतलब जो जो ये मैच्योर सेल जो होता है मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम डी डिफरेंशिएशन कह रहे हैं. तो आपको क्लियर होना चाहिए डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन इज द सेम थिंग. मतलब यहाँ पे अगर आप देखो तो जैसे कि ये डिफरेंशिएशन है और जो एक रीडिफरेंशिएशन है, दैट इज द सेम थिंग, बिकॉज बोथ आर टेकिंग प्लेस. मतलब दोनों का जो है एक तरह से सेम है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो मैच्योर सेल बना रही है. अगर आप दोनों में ध्यान से समझोगे तो आप देखोगे कि मेरिस्टेमेटिक सेल मैच्योर सेल बना रही है. बस डिफरेंस क्या है कि डिफरेंशिएशन पहले हो रहा है और रीडिफरेंशिएशन बाद में हो रहा है. व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन? डी डिफरेंशिएशन इज नथिंग, इसमें सिंपल जो है एक मैच्योर सेल एक मेरिस्टेमेटिक सेल में कन्वर्ट हो गई है. दैट इज डी डिफरेंशिएशन. ठीक है, डी डिफरेंशिएशन, दैट इज डी डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन इसके आगे और पीछे के स्टेप्स हैं. डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन जो है वो आगे पीछे के स्टेप्स हैं, और जो बीच का स्टेप है दैट इज डी डिफरेंशिएशन, जिसमें एक मैच्योर सेल में डिवीजन की कैपेसिटी आ गई है. Otherwise, differentiation and redifferentiation is same thing. In this, the meristematic cell give rise to mature cells which are performing a specific function, and this is a
Differentiation is open type of differentiation. और जहाँ की सेल जैसे जिस पोजीशनिंग के हिसाब से उनकी उनका शेप रहेगा और उनके वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। सो अभी के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। मैं आपको जो रिमेनिंग पार्ट है जो रेस्पिरेशन का, वो मैं आपको कल सेंड करूंगी। ठीक है, कल सेंड करूंगी और इसका फिर ग्रोथ का रिमेनिंग पार्ट भी मैं उसके साथ ही आपको सेंड करूंगी। अभी तब तक आप इसको क्लियर करिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको उसमें कंटिन्यू कर लूंगी। वैसे इस चैप्टर में ऐसा चीजें बस समझने वाली हैं, और कुछ अगर इम्पोर्टेंट है तो आपका यही है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, ये थोड़ा समझने वाला है, एज वेल एज आपका जो ग्रोथ पार्ट है, ग्रोथ रेट्स हैं, दैट इज अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपको समझना है। अदरवाइज ये चैप्टर में मेन जो है आपके जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो हम पढ़ेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये जो यहाँ तक जो हमने पढ़ा था ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस टर्म्स पता होने चाहिए।